हेलो पे फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंकिंग पार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द डेट डील इन लोन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और वो लोन में डील करता है। बैंक कलेक्ट द बैंक कलेक्ट बैंक कलेक्ट द सेविंग फ्रॉम सेवर्स एंड ऑफर दैट सेविंग्स वेरिंग ए स्मॉल पार्ट टू बोरो। बैंक सेविंग लेता है सेवर से और उसको ऑफर करता है बहुत सारा आदमी को जो जो बोरो लेने के लिए रहते हैं, मतलब उधार लेने के लिए रहते हैं, जैसे कि फार्मर्स, इंडस्ट्रियल कॉम स्टूडेंट्स, बहुत सारा है। उन सबको बैंक लोन देता है। ओरिजिन ऑफ बैंक देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक ग्लोब, द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, द बिजनेस, द गोल्ड मार्च एंड द मनी लेंडर्स आर द पहले पहले बिजनेसमैन, गोल्ड मर्चेंट, मनी लेंडर ये सब थे जो उधार देते थे, पर वो बहुत हाई चार्ज करते थे, इसलिए बैंक खोला गया और बैंक में उनके जैसा हाई चार्ज नहीं किया जाता है। बैंक में उतना हाई नहीं चार्ज किया जाता है, पर चार्ज किया जाता है। व्हेन द बैंक जब इटली में सेटअप हुआ तो वहाँ पे बिगेन टू पब्लिक तो वहाँ पे जब बैंक सेटअप हुआ तो वहाँ पे मनी का कुछ इटली में एक बैंक सेटअप हुआ। वहाँ पे तब जब बैंक सेटअप हुआ तभी वहाँ पे कुछ लड़ाई चल रहा था एक दूसरा स्टेट या दूसरा देश के साथ। तो क्या हुआ, जब फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था तो वो इटली में जो बैंक खुला था उससे वो लोग हेल्प लिया और बहुत सारा क्या बोलेगा, बहुत सारा सैनिक मतलब मंगवाया, बहुत सारा हथियार बनवाया। और जो सैनिक वो लोग मंगाया उसको वहाँ पे कमिश्नर के नाम से जानता है और वो कमिश्नर को मोंटी के नाम से जानता है। और इटली का बहुत बड़ा हिस्सा जर्मन के अंदर है। वो लोग क्योंकि युद्ध चल रहा था, युद्ध में अपना बहुत बड़ा एरिया वो लोग हार गया था। और जर्मन में बैंक को बैंक बोला जाता था, और फिर इटली में बैंक को बोला जाता था। फ्रांस में बैंक ही बोला जाता था। इंग्लैंड में बैंक बोला जाता था। और इंडिया का सबसे पहला बैंक था हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया, जो सेटअप हुआ था 1770 में। और आसाम का जो फर्स्ट बैंक था वो था गुवाहाटी बैंक, और वो सेटअप हुआ था 1926 में। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और काइंड एंड फंक्शन ऑफ मनी। 6 प्रकार का बैंक होता है: सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडबी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड नाबार्ड। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देखते हैं। इसमें बोला गया है वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक है रिक्स बैंक ऑफ सदर्न। ये सबसे पुराना बैंक है वर्ल्ड का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है, और ये सेटअप होता है 1656 में। और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो सेटअप होता है 1935 में। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में आरबीआई का। अब सेंट्रल बैंक का फंक्शन पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक इशू, सेंट्रल बैंक नोट छापता है, पैसा छापता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल, सेंट्रल बैंक होता है जो कितना उधार देना है, कितना उधार लेना है, ये सेंट्रल बैंक तय करता है। द सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक मतलब सेंट्रल बैंक का अंदर ही सारा कमर्शियल बैंक आता है। सारा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का अंदर आता है, तो वही सेंट्रल बैंक से उसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो वही बैंक का भी बैंक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट टू गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट भी है। कैसे देखते हैं, जब गवर्नमेंट का अर्निंग होता है 100 रुपीज़, ठीक है, और उनका एडवांस उसका एक्सपेंडिचर जो होता है वो 400 रुपीज़ हो गया, तो 300 रुपीज़ से ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसमें सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा या फिर एडवाइस देगा। फाइनेंशियल हेल्प कैसे करेगा, वो और 300 रुपये प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देगा, वरना फाइनेंशियल या फिर उधार दे देगा गवर्नमेंट को, या फिर उनको सलाह देगा कि उनको थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, उनको बोलेगा। द सेंट्रल बैंक इज, यहाँ पे बोला गया है ना, डायरेक्टली रुपीज़ से डॉलर में डायरेक्टली नहीं ये फॉरेन में भेज सकते हैं हम लोग का करेंसी है रुपीज़, तो हम लोग तो यूएसए में नहीं भेज पाएंगे पैसा, क्योंकि वो लोग का करेंसी है डॉलर। तो डॉलर और रुपीज़ डायरेक्टली भेज सकेंगे। रुपीज़ का वैल्यू बहुत कम है डॉलर का हिसाब में, तो हम लोग अगर हम लोग को भेजना होगा तो हम लोग डॉलर का $1 इक्वल टू कितना रुपीज़, 85.40 रुपीज़। तो हम लोग एक डॉलर का हम लोग को भेजना तो 85.40 रुपीज़ भेजना पड़ेगा। द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द क्लियर हाउस ऑफ द मेंबर बैंक। यहाँ पे बोला गया है सेंट्रल बैंक, अगर हम लोग कोई भी दो सेंट्रल बैंक होने से ना, तो वो दोनों सेंट्रल बैंक में हम लोग डायरेक्टली पैसा नहीं भेज सकते। ये सेंट्रल बैंक में हम लोग डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक में डायरेक्ट पैसा भेजना अलाउ नहीं होता है। हम लोग एक सेंट्रल बैंक से एक सेंट्रल बैंक को ही भेज पाएंगे, दूसरा सेंट्रल बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सेंट्रल बैंक हैज़ प्रमोशन रोल टू प्ले। सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर वो लोन देता है तो एग्रीकल्चर एरिया में बहुत कम चार्ज करता है लोन देने के लिए प्राइवेट सेक्टर में। देयर आर मिशनरीज फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मिशनरीज फंक्शन करते हैं। जो सप्लाई होता है लोन देने का मनी का, कॉर्पोरेट अदर बैंक जो दूसरा बैंक को देता है वो
और उसके बाद वो एजुकेशन पे भी लोन देता है, सोशल पर्पसेस में भी लोन देता है, वेलफेयर में भी लोन देता है, बोला गया यहाँ पे। सेंट्रल बैंक का मिसलेनियस फंक्शन होता है, बहुत सारा काम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन है पहला, कमर्शियल बैंक इज मोबिलाइज सेविंग्स आर ऑफ 3 टाइप। कमर्शियल बैंक में सेविंग 3 तरह का है, करेंट सेविंग और डिपॉजिट, फिक्स सेविंग और टाइम डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट 3 तरह का होता है। तो पहला है करंट सेविंग। करंट सेविंग में क्या बोला गया है, हम लोग करंट सेविंग में क्या कर सकते हैं, मतलब पैसा आज डालें तो हम लोग जाके कल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिक्स और टाइम डिपॉजिट, इसमें क्या होगा, हम लोग पैसा आज डालें तो उसमें फिक्स होता है टाइम, कब निकालना है कब नहीं निकालना है। और उसके बाद है करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट में क्या है, हम लोग पैसा निकालने के लिए हम लोग को जाकर बैंक में परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो लोग अगर परमिशन अगर दिया तभी हम लोग निकाल पाएंगे, वहाँ पे बोला गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया 2001 में 36% ऑफ इंडियंस के पास बैंक अकाउंट था, और 2011 में 59% ऑफ इंडियंस का बैंक अकाउंट था, और 2014 में 210.5 मिलियन इंडियंस के पास बैंक अकाउंट था। अब देखते हैं 2 नंबर। यहाँ पे बोला गया ना, कमर्शियल बैंक जो है ना, वो डायरेक्टली मतलब मान लीजिए आपसे वो ना आप 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, तो पूरा 100 रुपये अगर लोन में देते और बाद में आप आए अगर पैसा निकालने आपको पैसा नहीं मिलने से, तो आपका तो विश्वास उठ जाएगा बैंक से, इसीलिए वो पूरा पैसा लोन नहीं देता है। अब कितना परसेंट देता है वो आगे देखते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। कमर्शियल बैंक लोन देता है, लोन क्रिएट करता है, उसमें कितना परसेंट के हिसाब से वो लोन देता है यहाँ पे लिखा है। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये डाले हैं तो उसका 20% और 20% दे देगा, और 20% रख लेगा, 80% दे देगा बैंक का तरफ से। यहाँ पे वही हिसाब किया है, काम नहीं हो। 4 नंबर पॉइंट, कमर्शियल बैंक में हम लोग बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया सेव करके। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI पढ़ेंगे आप। IDBI सेटअप हुआ था 1964 में। इसका दो बात है, देखते हैं 2 स्टेटमेंट है। पहला है ये फाइनेंशियल हेल्प करता है इंडस्ट्री को, सिर्फ आम जनता को नहीं, खाली इंडस्ट्री को ये लोन देता है। उसके बाद फिर सेकंड बोला गया है ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए ये खाली इंडस्ट्री को लोन देता है, डेवलप कंट्री बनाने के लिए। और ये डायरेक्ट लोन देता है वेरियस इंडस्ट्री में, ऑफर करता है इनडायरेक्ट लोन। और ये डायरेक्ट लोन देते हैं इंडस्ट्री को, पर वो इनडायरेक्ट भी लोन देते हैं इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए। IDBI फाइनेंशियल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। IDBI बहुत लो रेट में इंटरेस्ट चार्ज करता है, ज़्यादा चार्ज नहीं करता है इंटरेस्ट। 4 नंबर में है रीजनल रूरल बैंक, RRBS। जब फर्स्ट टाइम सेटअप हुआ था, एक साथ 5 सेटअप हुआ, वो 5 सेटअप हुआ 1975 में सेटअप हुआ था पहला बार। और इसका भी 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला है ये बहुत लो रेट चार्ज करता है विलेज एरिया में, गाँव एरिया में, क्योंकि अगर मनी लेंडर से मतलब ज़मींदारों से अगर पैसा लेंगे तो वो तो बहुत हाई चार्ज करेंगे, इसलिए ये लोग लोन देते हैं बहुत कम लो रेट में। उसके बाद 2 नंबर में बोला गया है रूरल सेफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से वो लोग को ज़्यादा चार्ज ये नहीं करते हैं। उसके बाद 2014 में 57 RRBS इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद 5 नंबर पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड पहला बार इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। और नाबार्ड द फंक्शन परफॉर्म द RBI द फील्ड द रीजनल क्रेडिट। नाबार्ड है ना, ये भी एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा ये करता है, जैसे RRBS करता था, वैसे सेम भी इसका भी काम है, पर इसका थोड़ा अलग है। इसका 3 पॉइंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट में बोला गया ये फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट है, ये रूरल एरिया में लोन देता है। और नाबार्ड क्या करता है, स्कीम्स अगर कोई भी नया स्कीम आता है, कोई भी अगर नया स्कीम आया, कुछ भी चीज़ के बारे में अगर सरकार नया स्कीम दिया, तो नाबार्ड ही है जो गाँव तक वो बात पहुँचाता है कि नया स्कीम आया है। और नाबार्ड है ना, गांव के लिए बहुत सारी स्कीम सेंट्रल बैंक से बोल के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के क्या करता है कि नया स्कीम्स बनवाता है नाबार्ड का ये 3 काम है। अब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी पहला बार स्टैब्लिश हुआ था सिडबी का स्टैब्लिश होने के लिए उसका पास हुआ था 1989 पे, और सिडबी स्टैब्लिश होकर 1990 पे 1 साल में स्टैब्लिश कर लिया। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी का भी 4 काम है, देखते हैं। पहला काम है वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने में इसका हेल्प है, जो भी नया मार्केट खुलता है उसमें सीड भी लोन देता है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन, जैसे कि अर्बन एरिया में ना, गांव एरिया में क्या होता है, ज़्यादा आदमी के पास नौकरी नहीं होता है, तो क्या करता है सीड भी वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करता है, एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए। और वो ये भी अप्लाई करता है कि टाउन से सिटी बन जाए, गाँव से टाउन बने, वो ऐसा करने का कोशिश करता है। और ये बहुत सारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये सबसे मिलकर गाँव के लिए बहुत कुछ करता है। उसके बाद नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFIs, ये क्या होता है, RBI से रजिस्टर नहीं करता है कोई, मतलब NBFI रजिस्टर करता है, कोई रजिस्टर करता है, कोई NBFI नहीं करता है। तो जो NBFI नहीं रजिस्टर करता है वो चीट भी कर सकता है। यहाँ पे दिया गया डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFIs। तो पहला डिफरेंस क्या है, द डिपॉजिट कैन, बैंक में क्या होता है, हम लोग बैंक से हम लोग चेक के द्वारा भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, चेक देके।
एनबीएफआई में ऐसा नहीं होता है। और सेकंड क्या है, सेकंड में क्या होता है, अगर बैंक में अगर चोरी हो गया तो उसमें तो हम लोग को थोड़ा हद तक तो रिस्क कवर हो जाएगा, थोड़ा हद तक रिस्क कवर होगा, पर एनबीएफआई में कुछ नहीं मिलेगा, गया तो गया, बचा तो बचा। एनबीएफआई होता है आरबीआई से रजिस्टर नहीं करते हैं तो मैनी एनबीएफआई नोट रजिस्टर आरबीआई, तो वो चीट कर सकता है डिपॉजिटर के साथ, इसलिए एनबीएफआई में पैसा जमा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ डाउट होने से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।